नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप बिहार में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती जो कि बीपीएससी टीआरई 1 में प्राइमरी लेवल के लिए सेकंड शिफ्ट यानी फीमेल के शिफ्ट में जो मैथमेटिक्स का पेपर था उसका कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को शिफ्ट वाइज डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है, यदि इतना बराबर इतना है तो यन का मान क्या होगा। ध्यान से समझिए, यन यहाँ पर घात के रूप में है, इसी का मान हमसे पूछा जा रहा है। आपने घातांक का नियम पढ़ा होगा कि अगर आधार समान हो और बीच में गुणे का चिन्ह हो तो घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर। लेकिन आपके मन में प्रश्न आएगा, यहाँ पर 3/4 है, यहाँ पर 4/3 है, तो इसको हम लोग आधार समान तो है नहीं, तो समान कैसे करेंगे। आपने एक नियम पढ़ा होगा, जैसे 4 पर घात -1 है तो ये 1/4 हो जाता है, यानी उसका व्युत्क्रम हो जाता है। यानी कि देखिए, अगर यहाँ पर -8 है और अगर हम इसका व्युत्क्रम कर दें, यानी कि देखिए ये वाला तो ऑलरेडी ऐसे है ही, 3/4 पर घात क्या है, -6 और गुणे में यहाँ पर है, यहाँ पर अगर मैं इसका व्युत्क्रम कर दूँ 3/4 तो घात क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 8 और बराबर 3/4 पर घात n ऑलरेडी है ही। यहां तक क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, अब मैंने आपको क्या बताया, आधार जब समान है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, 3/4 पर घात -6 और प्लस का 8 बराबर 3/4 पर घात n। अब देखिए, आधार दोनों समान है, आधार समान है तो घातांक के नियम से घात भी बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा और इधर घात का मान क्या है, यन है, यानी यन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, जो कि दिए गए विकल्प में से किसी में भी नहीं दिया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए 4 पर घात -1 प्लस 8 पर घात -1 डिवाइडेड बाई ये दिया गया है और इसको सरल करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 पर घात -1 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार से 8 पर घात -1 है तो इसका भी व्युत्क्रम हो जाएगा और बीच में भाग का निशान है तो मैं पूरे में बट्टे कर देता हूं और ये देखिए 1 और यहाँ पर देखिए माइनस है, यानी ये व्युत्क्रम हो जाएगा, अंश का हर और हर का अंश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए व्युत्क्रम करने के बाद से ये हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा, यानी पहले 3/2 था तो अब 2/3 हो जाएगा और ये माइनस खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्टली मैं 2 लिख देता हूँ। यहाँ तक क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एलसीएम मैं लेता हूँ 8 तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 और ये स्क्वायर कर देंगे तो 4 और नीचे 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 बटे में है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसका ऊपर वाले में गुणा हो जाता है और इसका यहाँ पर गुणा हो जाता है। यहाँ तक क्लियर। देखिए यहाँ पर 2 + 1 3 तो क्या हो जाएगा, ऊपर 3 × 4 और नीचे क्या हो जाएगा, 8 × 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 त्रिका 9, यानी क्या बचा, 1/6 आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि a अनुपात b का मान इतना दिया गया है और b अनुपात c का मान इतना दिया गया है, इसी प्रकार से c अनुपात d का मान इतना दिया गया है, तो a b c और d का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर अनुपात जो दिया गया है ए और बी का अनुपात, ये किस में दिया गया, ये भिन्न में दिया गया। अगर ये भिन्न में नहीं रहता तब चीज़ें थोड़ा आसान होती। तो इस भिन्न वाले अनुपात को हम नॉर्मल अनुपात में बदल सकते हैं। कैसे करते हैं, इसका इसमें तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका इसमें तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी में क्या लिख सकता हूँ, तिर्यक गुणा करने के बाद से इसका ऊपर करेंगे तो 8 हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 8/6 और 2 से काट देंगे तो 4/3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। इसी प्रकार से देखिए, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो b अनुपात c हमें क्या मिल जाएगा, b अनुपात c हमें मिल जाएगा। देखिए इस पर इसका हो जाएगा 9 और 15 तो 3 से काट देंगे तो 3/5 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी प्रकार से देखिए c अनुपात d निकालने के लिए इस प्रकार से तिर्यक गुणा कर देते हैं तो हमारा c अनुपात d क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, 4×5 = 20 और 6×3 = 18, 4×5 = 20 और 6×3 = 18, 2 से काट देंगे तो 2 दशा में 20 हो जाएगा और 18 है तो 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। इसी प्रकार से देखिए अब हमें तीनों मिल गया, a अनुपात b, b अनुपात c और c अनुपात d। तो अब हमें a b c d का अनुपात निकालना है। आप देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे ये वाला a अनुपात b फिर b अनुपात c, उसी के नीचे नीचे लिखते जाते हैं, फिर c अनुपात d है। तो पहला अनुपात निकालने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, इन तीनों का गुणा कर देते हैं। दूसरा निकालने के लिए इनका और ऐसे गुणा करते हैं। तीसरे का निकालने के लिए ऐसे और ऐसे गुणा करते हैं और चौथे का निकालने के लिए ऐसे गुणा करते हैं। लेकिन इसमें आपको काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है,
हो सकता है ये, जैसे यहाँ पर आपको वैल्यू छोटी दिख रही है तो आपको लग रहा है कि ये आसानी से हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए वैल्यू बड़ी होती तब आप इतनी आसानी से नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में अगर आप विकल्प के थ्रू जाएंगे तो बहुत जल्दी आपका उत्तर मिल जाएगा। जैसे देखिए ये ए बी सी और डी का अनुपात दिया गया है, ठीक है, यानी जो अगर हम लोग ए बी का अनुपात जो हम लोग ये निकाले हैं वहीं यहाँ पर ए बी का अनुपात आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो हमारा उत्तर वहीं वाला होगा, अगर नहीं करता है तो नहीं होगा। जैसे देखिए इसमें देखिए ए और बी का अनुपात कितना निकलेगा, अगर हम लोग 2 से काट दे तो 2 त्रिक 6, 2 तियां 6 और 2 चौके 8, 3:4 आ रहा है, जबकि हमारा वैल्यू क्या है 4:3, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हमारा उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार से इसको देखिए, अगर 2 से हम लोग काट दें तो 2 चौके 8 और 2 तियां 6, ए बी में अनुपात 4:3 है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसी प्रकार से बी और सी में देखिए, बी और सी में देखिए, अब यहां पर 6 था तो 6 और यहां पर 10, तो 2 से काटेंगे तो 2 तियां 6 और 2 पचे 10, 3:5 आ रहा है बी और सी में, जो कि इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसी प्रकार से देखिए यहां पर 10 था और यहां पर 9 था, तो 10:9 ये सी अनुपात डी का है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब आपको कुछ कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे तौर पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। एक बार तीसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसे भी विकल्प दिए गए हैं कि एक से अधिक, तो हमें हमारी मजबूरी हो गई कि हमें तीसरे के भी चेक करना है। देखिए तीसरे में दिया गया पहला 4:6, देखिए लेकिन 4:3 होना चाहिए, तो ये पहला वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहीं पर ये गलत हो गया, तो आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जब कंफर्म हो गया कि एक ही उत्तर है तो एक से अधिक वाला होगा नहीं, और एक उत्तर हो चुका है तो ये वाला भी नहीं होगा, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार देख लीजिए आप, क्लियर करके मैं दिखा रहा हूं, 8:6:10:9, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिनों और 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर किसी काम को पूरा करके 5600 रुपये पारिश्रमिक यानी मेहनताना प्राप्त किया, तो पारिश्रमिक में उनके हिस्से क्रमशः क्या होंगे, यानी कि सुरेश को कितना रुपये मिलेगा और शशि को कितना रुपया मिलेगा, अलग अलग हमसे पूछा जा रहा है। जैसे देखिए यहां पर किसी काम को सुरेश, यहां पर सुरेश को मैं SR से डिनोट कर रहा हूं और शशि को SH से डिनोट कर रहा हूं। ये कितने दिनों में कर पा रहे हैं, तो यहां पर 11 दिनों में और 17 दिनों में, ये काम करने के दिनों की संख्या का अनुपात मैं ले रहा हूं। अगर हम इनकी इफिशियंसी का अनुपात लें तो इफिशियंसी क्या होता है, जस्ट इसका पलट जाता है। जैसे कि मान लीजिए सुरेश अनुपात शशि जो है, तो इनके काम करने का अनुपात तो इतना है कि इतने दिनों में ये काम कर लेंगे, लेकिन जब इफिशियंसी निकालेंगे तो यहां पर पलट जाएगा, 17:11 आ जाएगा। अब ऐसा कैसे होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर ये 11 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में सुरेश कितना काम करेगा, 1/11 करेगा, और इसी प्रकार से जो शशि है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/17 करेगा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर भिन्न में अनुपात होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो इसका ऊपर गुणा करेंगे तो ये 17 आ जाएगा और ये करेंगे तो 11 आ जाएगा। वही चीज तो मैंने लिखा है, यानी ये किसका अनुपात है, ये इफिशियंसी का अनुपात है, इफिशियंसी का। और ये कितना किसका अनुपात था, ये कितने दिनों में काम खत्म कर रहे हैं यानी डेज का ये अनुपात था। यहां तक क्लियर हो गया। अब जो हमें वेजेस मिलता है, हमें जो वेजेस मिलता है वो इफिशियंसी के अनुपात में मिलता है, यानी जिसकी जैसी क्षमता रहेगी उतना ही तो अनुपात मिलेगा, उतना ही तो उसको वेजेस मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप घर में कोई काम लगा रहे हैं, तो एक मिस्त्री है एक लेबर है, तो यहां पर इफिशियंसी किसकी ज्यादा है, इफिशियंसी काम करने की ज्यादा मिस्त्री की है, लेबर तो बस उसका सपोर्ट करने के लिए ना। तो वहां पर जब उसकी इफिशियंसी ज्यादा है तो उसको मेहनताना भी आप ज्यादा देते हैं, यानी कि जो मेहनताना का योग होगा मिस्त्री और लेबर का उनके इफिशियंसी के अनुपात में होता है। उसी प्रकार से देखिए अब हमें क्या कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि पारिश्रमिक में उनके हिस्से क्रमशः कितना होंगे, यानी पहला किसका निकालना है, पहला सुरेश का निकालना है। तो सुरेश का निकालने के लिए हमें उसका अनुपात कितना है, 17 है, और टोटल कितना है, तो 17 + 11 कर देंगे तो 28 हो जाएगा। और टोटल कितना पारिश्रमिक मिला है, 5600 मिला है, तो 5600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 28 दूनी 56, 200 आ गया, और 200 × 17 3400 आ जाएगा। 3400 देखिए यहां पर 3400 दिया गया है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम लोग शशि का निकालना चाहें तो शशि का हम लोग कैसे निकालेंगे, 11 / 28 × 56 कर देंगे, ठीक है। अब 56 इसे काटेंगे तो 200 बार में जाएगा, और 11 दूनी 2200, यहां पर देखिए 2200 दिया गया। मैं एक बार क्लियर करके दिखा देता हूं, देखिए 3400 और 2200, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ए का वजन बी के वजन का 25% है और सी के वजन का 40% है, यानी ए के ही वजन का यहां पर रेशियो दिया गया है कि बी के वजन का वो 25% है और सी के वजन का 40% है। आगे हमसे यह कहा जा रहा है कि सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। ध्यान से समझिएगा, प्रतिशत में वैल्यू पूछी गई है। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले इन तीनों के वजन का अनुपात निकाल लें, तो कैसे अनुपात निकालेंगे, देखिए ए का दिया गया है, बी का दिया गया है और सी का दिया गया। हम लोग तीनों के वजन का अनुपात निकालना चाहते हैं। बी का जो वजन है मैं मान लेता हूं इसका 100 है,
बी का जो वजन है मैं मान लेता हूं 100 है, तो ए का वजन कितना होगा, बी के वजन का 25%, यानी 100 का 25% निकालेंगे तो कितना होगा, 25 ही तो आएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, कहा यह जा रहा है कि ए का जो वजन है वो सी के वजन का 40% है, यानी ये वाली जो वैल्यू है वो जितना भी इसका वजन होगा उसका 40% को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये वाली वैल्यू जो है वो 100% को रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली वैल्यू 40% को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी सी वाला वैल्यू 100% होना चाहिए। तो यहां पर हम ऐसे यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि 40% को जब रिप्रेजेंट कर रहा है 25, तो 100% को कितना रिप्रेजेंट करेगा, तो आप सीधे कहेंगे 25 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, अब यहां पर देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और इसको अगर हम लोग 2 से काट दें तो 2 दूनी 4, और ये कटेगा 5 बार में, यानी 125 बटे 2 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग तीनों अनुपात को, चूंकि ये भिन्न में आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए का अनुपात 50, इसका क्या हो जाएगा 200, और सी का कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, कहा यह जा रहा है कि सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है, यानी ये जो वैल्यू है इसका कितना प्रतिशत है, सीधे तौर पर यह पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिए, ये जो b की वैल्यू है वो इसका कितना प्रतिशत है, सीधे तौर पर ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर सीधे तौर पर 200 ऊपर रखेंगे, और किससे प्रतिशत पूछा गया, 125 से पूछा गया, तो 125 नीचे रहेगा और गुणे 100 कर देंगे। अब 25 से काटेंगे तो 25 पचे और 25 चौके। अब देखिए इससे इसको काट देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये आपका जाएगा 40 बार में, और 40 गुणे 4 करेंगे तो 160 आएगा, यानी 160% के बराबर है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, तांबे के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। ध्यान से समझिएगा, एक ठोस गोला है, अब इसको पिघला करके एक तार बनाया जाता है। जाहिर सी बात है जितना मटेरियल इसमें था पिघलाएंगे तो उतना ही मटेरियल तो इसमें कन्वर्ट होगा, मटेरियल तो बढ़ेगा या फिर घटेगा नहीं, क्योंकि वही चीज तो पिघल करके तार में कन्वर्ट हो रही है। तो यानी कि इसका जो आयतन होगा इसके आयतन के बराबर होगा, मटेरियल ही तो आयतन होता है। तो जो ठोस गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और जो ये जो तार बनेगा वो कैसा होगा, तार बेलनाकार का होगा इस प्रकार से। तो यहां पर इसका बेलन का आयतन क्या होता है, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच जो है वो हाइट या फिर इसकी लंबाई आप कह सकते हैं, जिसका मान कितना दिया गया, 36 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहां पर अगर 4/3 और आर क्या है, ये इस ठोस गोले का त्रिज्या है जिसका मान व्यास में 6 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी त्रिज्या निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। तो 3 का क्यूब है, यानी 3 बार मैं 3 से गुणा कर देता हूं। यहां तक क्लियर। अब यहां पर देखिए आर क्या है, आर यहां पर हमें इसकी त्रिज्या ही तो निकालनी है, तो आर को एज इट इज हम लोग रहने देते हैं, और एच या फिर इसकी लंबाई जो कि 36 सेंटीमीटर दी गई है यहां पर मैं लिख देता हूं। अब देखिए 4 तिहाई 12, 12 तिया 36, तो 36 से ये कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी आर स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी आर का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए आर का मान 1 किस में दिया गया है, किस विकल्प में दिया गया है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, एक से अधिक गलत, एक ही केवल विकल्प बचा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। आंतरिक रूप से वृत्त कैसे स्पर्श कर सकते हैं, देखिए ऐसे एक वृत्त होगा और एक वृत्त ऐसे होगा, ठीक है, तभी तो आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहा है। और अगर प्रश्न में बाह्य रूप से कहता तो बाह्य रूप से स्पर्श कैसे होता है, ऐसे होता है, बाहर बाहर। लेकिन प्रश्न में चूंकि आंतरिक रूप से कह रहा है, यानी एक वृत्त इस प्रकार से होगा और इसी के अंदर एक वृत्त इस प्रकार से स्पर्श करते हुए होगा। तो जो बड़ा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या मान लीजिए कि यहां पर कहीं होगी, और जो छोटा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या मान लीजिए यहां पर कहीं होगी। यहां तक क्लियर। ये बड़े वाले का केंद्र है जिसको मैं कैपिटल ओ से डिनोट करता हूं और इसको छोटे ओ से डिनोट करता हूं। यहां तक क्लियर हो गया। छोटे वाले वृत्त का छोटा ओ केंद्र है, बिंदु है, और बड़े वाले वृत्त का बड़ा वाला ओ केंद्र बिंदु है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, उनके क्षेत्रफलों का योग जो हमें दिया गया है वो 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर दी गई है, यानी ये जो लंबाई है ये हमें कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर दिया गया। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी हमें 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः क्या होंगी। अब ध्यान से समझिएगा, अगर इन दोनों के वृत्तों की त्रिज्याओं के बीच का डिफरेंस अगर हम लोग निकालें, क्योंकि मान लीजिए त्रिज्या क्या होता है, जैसे ये केंद्र बिंदु है तो यहां से लेकर के जैसे
देखिए मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए ये बाहर वाला बड़ा वाला था और ये छोटा वाला था। अगर बड़े वाले का केंद्र बिंदु यहाँ है तो यहाँ से लेकर के इस बिंदु तक जाएंगे तो ये R1 हो जाएगा, और छोटे वाले का मान लीजिए केंद्र बिंदु यहाँ है तो यहाँ से लेकर के यहाँ जाएंगे तो यहाँ R1 हो जाएगा, ये छोटे वाले का त्रिज्या हो जाएगा। यानी कि R1 माइनस कैपिटल R1, देखिए कैपिटल R1 माइनस R1 करेंगे तो इसमें से अगर इतना घटा देंगे तो यही वाली तो वैल्यू आएगी, यानी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ही तो आएगी, जिसका मान कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर। यानी कि अब हमें क्लियर हो गया कि जो दोनों यहां पर त्रिज्याएं दी गई हैं इनका डिफरेंस 6 सेंटीमीटर आ रहा है, वही हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 आ रहा है, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आ रहा है, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आ रहा है। यानी अभी तक तीनों वैल्यू इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है। तो इस कंडीशन से हम उत्तर तक नहीं पहुंच सकते, बाकी दूसरे विकल्प जो दूसरा कंडीशन है उसको हमें सेटिस्फाई कराना होगा, यानी उसको चेक करना होगा। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि दोनों वृत्तों का जो क्षेत्रफल है वो 116 पाई होना चाहिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन चूंकि दो वृत्त है तो एक पाई, अगर हम पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा छोटे वाले का। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहां से मैं पाई कॉमन ले लेता हूं तो R1 जो बड़ा वाला है अगर उसको हम लोग देखिए इस वैल्यू से मैं सेटिस्फाई करा रहा हूं, 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, और प्लस ये अगर रहेगा वैल्यू मान लीजिए 10 का करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 256 प्लस 100 356 हो जाएगा, जबकि प्रश्न में कितना दिया गया 116 ही तो दिया गया, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसी प्रकार से इसको देखिए, पाई कॉमन है और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 116 पाई, जो कि पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ये कंफर्म हो गया कि हमारा उत्तर बी होगा। लेकिन चूंकि प्रश्न में एक से अधिक वाला विकल्प भी दिया गया है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम सी को भी एक बार कंफर्म करें। 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36। तो जब इनको जोड़ेंगे तो देखिए 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8 और 1 180 हो जाएगा, जबकि 116 होना चाहिए था। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब जब एक ही केवल सही है तो एक से अधिक तो होगा नहीं, और ये वाला गलत हो गया। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की दूरी की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो दोनों ट्रेनों की गति क्रमशः क्या होगी। यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो उनके स्पीड का डिफरेंस है वो 10 किलोमीटर है। अब यहां पर एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं। देखिए 50 में से 40 घटाएंगे तो 10 आएगा, 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 आएगा, 40 में से 30 घटाएंगे तो 10 आएगा। अभी तक के हिसाब से तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, यानी इस वाले से तो हम उत्तर नहीं निकाल सकते। लेकिन आपको अब समय पर जाना होगा। अब चूंकि जो दोनों के बीच का समय का डिफरेंस है इस दूरी को कवर करने के लिए वो 3 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, यानी एक ट्रेन 3 घंटे कम ले रही है। जाहिर सी बात है जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो कम समय लेगी, और जिसका स्पीड कम होगा वो ज़्यादा समय लेगी, और उन दोनों समयों का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 3 घंटे आना चाहिए। अब चलिए, ये जो स्पीड दिया गया है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, टाइम इज इक्वल टू समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी हमारा फिक्स है 600 किलोमीटर, चाल को अगर हम लोग 50 मान लें तो देखिए 12 किलोमीटर यहां पर आ रहा है, और अगर 40 होगा तो दूरी बटे समय यानी 600 बटे 40 अगर हम लोग कर दें तो ये 0 से ये 15 आ जाएगा। यहां पर 12 और यहां पर 15, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा, 15 माइनस 12 करेंगे तो 3 घंटा आएगा, 3 आवर्स आएगा। यानी ये वाला पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। फिर भी चूंकि हमारे विकल्प में एक से अधिक वाला भी है तो हमें मजबूरी है हमारी कि हम आगे वाले विकल्प को भी चेक करेंगे। 600 में 3 से भाग देंगे तो वैल्यू आएगी 20, और 20 से भाग देंगे तो वैल्यू आएगी 30। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 3 घंटे के बराबर नहीं आ रहा बल्कि 10 घंटा आ रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब देखिए 600 जो दूरी है, मैं क्यों कर रहा हूं, दूरी बटा चाल ही तो समय होता है। हम लोग इस कंडीशन को फुलफिल करा रहे हैं कि 3 घंटे का डिफरेंस किसमें कम आ रहा है। ठीक है, तो जब 600 बटा 40 करेंगे तो 15 घंटा यहां पर आएगा, और 600 बटा 30 करेंगे तो 20 घंटा आएगा। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 घंटा आ रहा है, जबकि कंडीशन कितना फुलफिल होना चाहिए, 3 घंटे का होना चाहिए। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब एक ही केवल विकल्प सही है तो एक से अधिक वाला होगा नहीं, और ये वाला भी गलत हो गया। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहां पर देख सकते हैं समीकरणों 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 8, और इसी प्रकार से ये दिया गया है, ये दिया गया, और हमें कहा जा रहा है को संतुष्ट करने वाले x का मान क्या होगा। यानी कि इन तीनों समीकरणों का प्रयोग करते हुए हमें x की वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर टोटल वेरिएबल कितने हैं, 1 2 और 3 वेरिएबल हैं, x y z है, तो इसलिए हमें 3 समीकरण दिया गया है। यानी अगर हम बाकी के जो 2 वेरिएबल हैं y और z, इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा।
इस वाले इक्वेशन को ध्यान से लेकर के चलिएगा। इसी वाले इक्वेशन का प्रयोग करेंगे हम लोग। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है y को और z को, क्योंकि x के फॉर्म में हमें उत्तर लाना है, तभी तो x का मान निकलेगा। तो 1/y के लिए हम इस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे 1/y की वैल्यू निकालने के लिए। 1/y करेंगे तो क्या होगा, इस वाले को इधर पक्षांतर कर देंगे, यानी 1/y वैल्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से देखिए 8 - 1/x लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसी इक्वेशन में अगला दिया गया है 1 + z। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, 1 + z का मान क्या हो जाएगा, 10 - 1 बटे x हो जाएगा। तो यहां पर देखिए प्लस, यहां पर प्लस था तो मैं प्लस लिख रहा हूं, और 1/z की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 10 - 1/x इस वाले इक्वेशन से, और इज इक्वल टू कितना था, 12 था। अब यहां पर देखिएगा माइनस का ये 1/x है और ये भी माइनस का 1/x है, तो दोनों जुड़ जाएगा और 2/x हो जाएगा, और इन दोनों को मैं इधर पक्षांतर कर दे रहा हूं, इधर पक्षांतर कर दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 2/x। और देखिए 8 ये है और 10 ये है, 18 हो गया, और 18 में से 12 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, 18 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और x का इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और 3 का इधर कर देंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, जो कि दिए गए विकल्प में देखिए 1/3 किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक राशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है, इस दर से 12,000 का 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, हमें इसी में 2 प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। एक तो हमें साधारण ब्याज की बात की जा रही है और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जा रही है। साधारण ब्याज वाला जो हमें दिया गया है, यहां पर देखिए कहा यह जा रहा है 5 वर्षों में साधारण ब्याज 50% की वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा 100 है, तो 50% वृद्धि क्या होगा, प्रिंसिपल तो हमेशा फिक्स रहता है, यानी मूलधन तो हमेशा फिक्स रहता है। हमारा जो धन है वो कैसे बढ़ता है, इंटरेस्ट यानी जो ब्याज मिला उसकी वजह से बढ़ता है, यानी जो 50% की वृद्धि हुआ वो क्या होगा, वो ब्याज होगा। 50% किसका, मूलधन का। मूलधन 100 था तो इसका 50% कितना हो जाएगा, ब्याज 50 हो जाएगा, यानी हमारा ब्याज कितना होगा, 50 होगा। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, मूलधन यानी कि 100 गुणे दर रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणे समय, कितना समय है 5 वर्ष, बटे 100, यहां 100 से 100 कट जाएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, यहां पर देखिए जो यहां पर आई था वो इसका वैल्यू कितना है, 50 है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए क्या हो जाएगा, 5 से इस 50 को काटेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10%। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कंफर्म हो गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा। अब कहा क्या जा रहा है, इसी दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% आपको लेना है। अब हमारे पास मूलधन कितना दिया गया है, पी का मान दिया गया है 12,000, और 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला अगर आप लगाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो आपने अगर इसका प्रैक्टिस किया होगा तो आप डायरेक्टली इसका 3 वर्ष का अगर 10% के हिसाब से निकालें तो हो जाता है 33.1%, यानी सीधे आप इसका 33.1% निकाल देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। इसको और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, देखिए 12,000 हमारा मूलधन हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के हिसाब से पहले वर्ष का जो हमें ब्याज मिलेगा इसका 10% निकाल देंगे, यानी पहले वर्ष हमें कितना मिलेगा, इसका 10% निकालेंगे तो 1200 होगा। दूसरे वर्ष जो हमें मिलेगा इसका तो 10% मिलेगा ही मिलेगा, मूलधन का 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि 1200 तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ चक्रवृद्धि ब्याज का नियम यह कहता है कि मूलधन पर ब्याज मिलेगा, साथ ही साथ ब्याज जो पहले वर्ष मिला इसका भी 10% हमें ब्याज मिलेगा, यानी 1200 का 10% करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 120 रुपया। अब तीसरे वर्ष में देखिए क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले मूलधन का 10% मिलेगा, मूलधन का 10% निकालेंगे तो 1200 हो जाएगा, और उसके बाद से इस पहले वर्ष का इंटरेस्ट जो मिला था उसका भी 10% मिलेगा, तो इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 120। फिर दूसरे वर्ष का जो ये मिला था इंटरेस्ट इसका भी 10% निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 120, और ये वाले इंटरेस्ट का भी 10% मिलेगा तो इसका हो जाएगा 12 रुपया। अब सबको जोड़ देंगे, यही हमारा इंटरेस्ट बनेगा। जैसे देखिए 0 0 0 0 0 0 और ये 2, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए 0 0 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। उसके बाद से देखिए 2 2 4 1 5 2 7 1 8 1 9, और अंत में देखिए 1 2 और 3, 3972 रुपया। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, विकल्प नंबर ए सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.5% छात्राएं हैं। मैं मान लेता हूं कि कुल अगर छात्र x है, ये टोटल है जिसमें मेल फीमेल दोनों शामिल हैं, तो फीमेल की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल छात्र यानी कुल अभ्यर्थियों का, यानी x का 37.5%, इतना ही तो होगा। यहां तक क्लियर।
अब 37.5% को कैलकुलेट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस हो रही होगी आपको, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे देखिए इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 37 गुणे 2 कर देंगे यानी 74 हो जाएगा, और प्लस 1 जुड़ जाएगा यानी 75/2। ध्यान से देखिए 75/2, और ये प्रतिशत हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से भाग देना होगा। अब यहाँ पर नीचे 1 कर देते हैं, ये इसमें गुणा हो जाएगा, ये इसमें गुणा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 75/200 हो जाएगा। अब 25 से काट देंगे तो ये 3 बार में जाएगा और ये 8 बार में जाएगा, यानी कि इस प्रतिशत की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/8 लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल जो छात्र हैं x, उसका 3/8 यानी x गुणे 3/8 ये फीमेल की संख्या को रिप्रेजेंट करेगी। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि छात्रों का 75% और छात्राओं का 62.5% सफल हुए हैं। हमें आगे क्या दिया गया है कि 342 छात्राएं असफल हुई हैं। अब छात्राओं की संख्या जो सफल हुए हैं उनकी संख्या कितनी दी गई है, 62.5% छात्रा सफल हुए हैं। अब टोटल प्रतिशत तो 100 भी हो सकता है, तो 62.5 को अगर हम लोग 100 में से घटा दें तो कितना आएगा, देखिए मैं 62.5 को घटाता हूं तो ये आएगा आपका, देखिए 0.5 और 9 में से 2 जाएगा तो 7 और 9 में से 6 जाएगा तो 3, 37.5%। अभी हमने जस्ट 37.5% का मान कितना निकाला, 3/8 निकाला। यानी कि जो टोटल फीमेल कैंडिडेट हैं, टोटल फीमेल कैंडिडेट इतना थी, और इसका फिर हमें 37.5% निकालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 62.5% सफल फीमेल कैंडिडेट की संख्या दी गई है, लेकिन हमें जो यहाँ पर आंकड़ा दिया गया ये असफल फीमेल कैंडिडेट का दिया गया है। इसलिए टोटल जो फीमेल कैंडिडेट इतना है, इसका फिर 37.5% यानी अगर भिन्न में बदले तो 3/8 गुणा कर देंगे, और इसका मान कितना आना चाहिए, 342 आना चाहिए दिए गए प्रश्न के अनुसार। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इससे हमें फायदा क्या होगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो टोटल हमें छात्रों की संख्या पता चल जाएगी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे। अब चूंकि यहां पर 3/8 फीमेल थी तो मेल कितने होंगे, टोटल जब x है और x में से 3/8 x फीमेल है तो इसमें से घटाएंगे तो 5x/8 बचेगा। ये हमारा क्या होगा, ये मेल की संख्या होगी, यानी फीमेल की संख्या 3/8x और मेल की संख्या 5x/8 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए इससे मैं काटता हूं, 3 त्रिका 9 और 9 से इसको काटेंगे तो 9 त्रिक 27, 7 बचा 9 8 72। अब ये 8 गुणे 8 64 और गुणे 38 इधर, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा आपका 64 गुणे 38। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मेल का संख्या हमने कितना निकाला, 5x/8 निकाला, और x का मान कितना निकाला था, x की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 64 गुणे 38 लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 8 से काटेंगे तो 8 × 64 होता है, ठीक है, 8 × 64 होता है, यानी कि मेल की संख्या हमें इतना प्राप्त हो गई। अब क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, 75% मेल जो है वो सफल हुए हैं, 75% मेल सफल हुए हैं, तो असफल छात्रों की संख्या यानी फेल हुए छात्रों की संख्या पूछी जा रही है। टोटल मेल संख्या 100% होगा, 100 में से 75% अगर सफल हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 25% हुए होंगे। यानी ये जो हमारे पास आंकड़ा है इसका 25% निकालना है, 25% यानी 1/4। अब देखिए इससे इसको काट देंगे तो ये 2 बार में जाएगा। अब 5 गुणे 2 यानी 10 और 10 गुणे 38 यानी कि 380, जो कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, विकल्प नंबर बी सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, -2/3 और 1/2 के बीच दो संभव परिमेय संख्याएं कितना होंगी। देखिए किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में जो परिमेय संख्या की बात की जाए तो वो अनंत हो सकती है, लेकिन हमसे 2 ही पूछा जा रहा है, तो इन तीनों विकल्पों में से हमें क्रॉस वेरीफाई करना होगा कि कौन सा होगा। पहले थोड़ा सा आप बेसिक इसका समझ लीजिए, 2/3 यहाँ पर दिया गया और 1/2 दिया गया, इन दोनों के बीच में हमसे 2 परिमेय संख्या पूछा जा रहा है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि -4 और यहाँ पर -2 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, -4 बड़ा है या फिर -2 बड़ा है। अगर आपका उत्तर -4 है तो आप गलत हैं। इन दोनों के बीच बड़ा संख्या जो है वो -2 है। क्यों, इसको ऐसे समझिए, एक बच्चे के पास केवल 2 रुपए उधार है और दूसरे बच्चे के पास 4 रुपए उधार है, यानी ये संख्या कम हुई ना, ये संख्या कम हुई क्योंकि उसे ज़्यादा पेमेंट करना होगा, और ये संख्या ज़्यादा हुई क्योंकि उसे कम पेमेंट करना होगा। यानी कि किसी भी अगर प्रश्न यही रहता कि 4 और 2 में कौन सा बड़ा है, तब तो नो डाउट 4 बड़ा होता, लेकिन अगर इन्हीं संख्या के पहले माइनस लग जाता है तो छोटी वाली संख्या जो होती है वो बड़ी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए -2/3 और
1/2 की बात की जा रही है। तो देखिए, अगर आप जल्दी से इस प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए, सब में अगर आप हर देखेंगे तो कॉमन आपको 6 दिख रहा होगा, बस एक को छोड़ करके। तो हम इस प्रकार से कैलकुलेशन को सेट करेंगे कि ताकि हमें कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले इन दोनों का जो हर है उसको 6 बना देते हैं। इससे हमें फायदा क्या होगा, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 3/4 और 1/4 में कौन बड़ा है, तो अगर आप हर दोनों का बराबर है तो तुरंत देख करके बता देंगे कि ये बड़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं 3/4 और 2/5 में कौन बड़ा है, तो आपको अब हर बराबर करना होगा। लेकिन अगर हर पहले से बराबर है तो जिसका अंश बड़ा होता है वही बड़ा हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग प्रयोग करेंगे यहां पर। चूंकि हर में सब में 6 दिख रहा है तो हम भी इन दोनों का हर 6 कर देते हैं। कैसे कर पाएंगे, देखिए अब इसके नीचे हर को 6 करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या से गुणा कर दे कि ये 6 बन जाएगा, आप कहेंगे 2 से गुणा कर दीजिए। तो किसी भी भिन्न में अगर हर में गुणा करते हैं 2 से तो अंश में भी करना पड़ेगा, तभी तो अपरिवर्तित रहेगा। तो ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 6। यहां तक क्लियर। अब इसको 6 करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, आप कहेंगे 3 से करेंगे, तभी तो 2 × 3 6 होगा। तो इसको 3 से करेंगे तो ऊपर 3 और नीचे 6 हो जाएगा। अब देखिए 2/6 जो है वह इसके बीच में पड़ेगा या नहीं, 2/6। देखिए ये 3/6 जा रहा है, इससे पहले ही 2/6 पड़ जाएगा, यानी ये तो पड़ेगा। अब 3/5 को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्टली आप कंपेरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर असमान है, यहाँ पर 6 नहीं है। तो इसको भाग दे दीजिए सीधे तौर पर। तो 5 से भाग देंगे तो 0.6 आएगा और इसमें भाग देंगे तो 0.5 आएगा। अब देखिए 0.6 जो है वो 0.5 के बाद आएगा, यानी हमें इसके पहले देखना था, लेकिन ये इसके बाद आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यानी ये वाला उत्तर नहीं होगा। अब बी वाले को मैच करते हैं। बी वाले को देखिए यहाँ पर -4/6 था और यहाँ पर 3/6 था। अब -2/6 मैंने आपको क्या बताया, 4 माइनस में है और ये प्लस में है, यानी ये इससे इधर पड़ेगा क्योंकि ये बड़ी संख्या है, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा। और जाहिर सी बात है आपको ये भी देखना होगा कि जब यहाँ पर माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, यानी ये इससे छोटा भी होगा, तो ये तो कंफर्म हो गया कि इन दोनों के बीच में पड़ेगा। और 2/6 की बात करें तो देखिए ये 3/6 है, यानी 2/6 इससे पहले ही पड़ेगा, यानी यही वाला वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर भी हमें अगले विकल्प को भी चेकआउट करना होगा, क्योंकि एक से अधिक वाला विकल्प भी दिया गया है। तो -1/6 जब करते हैं, -1/6 करते हैं तो ये तो इसके बीच में पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि माइनस लग जाने के बाद से वह संख्या बड़ी हो जाती है जो कि न्यूमेरिक वैल्यू में कम होती है। जैसे यहाँ पर देखिए -4 है, यहाँ पर -1 है, तो ये संख्या बड़ी है, यानी कि ये इसके इधर राइट हैंड साइड में पड़ेगा, यानी यहाँ तक ठीक है। लेकिन 4/6 की जब हम लोग बात करेंगे तो ये देखिए 3/6 है, इसके बाद ही तो 4/6 पड़ेगा, यानी ये वाली संख्या बड़ी है, जबकि हमें इन दोनों के बीच में चाहिए, यानी इससे छोटा चाहिए, जबकि ये इससे बड़ा हो जा रहा है, तो ये वाला विकल्प सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब यानी एक से अधिक तो होगा नहीं, और एक हमारा जब सही हो चुका है तो ये वाला भी विकल्प नहीं होगा, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, देखिए -2/6 और 2/6 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। वर्तमान की बात की जा रही है। मान लीजिए कि ये फादर है, इनका एज और ये सन है। अभी सन का जो एज है, मान लीजिए मैं x मान ले रहा हूं, तो फादर का एज क्या है, सन के एज का 5 × x है, 5 गुना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन 15 वर्षों के बाद उनकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की दुगनी रह जाएगी। अब 15 साल कब होगा, जैसे मान लीजिए बच्चे का एज इस समय मान लीजिए 2 साल है, तो 15 साल बाद कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 17 साल। कैसे हुआ, 2 साल जो अभी का एज है उसमें 15 साल आपने जोड़ दिया, तो बच्चे का जो अभी का एज है x है, तो 15 साल बाद एज क्या हो जाएगी, इसमें मैं 15 जोड़ दूंगा, यही तो होगा ना। तो 15 साल बाद अगर हम लोग निकालें 15 ईयर के बाद, तो जो सन होगा उसका एज क्या हो जाएगा, सन का एज हो जाएगा x + 15, और जो फादर हो जाएगा उसका एज क्या हो जाएगा, अभी उसकी एज 5x है, तो +15 कर देंगे। यहां तक क्लियर। अब क्या कहा जा रहा है कि जो फादर है उसका एज दुगना हो जाएगा सन के एज का। मैं यहां पर पूरा क्लियर कर रहा हूं, फिर आपको दिखाता हूं। ये जो फादर का एज था 5x + 15, ये जो एज है वो लड़के का जो एज है, लड़के का एज कितना था, x + 15, ये वाली वैल्यू दुगनी है, लेकिन हम बीच में बराबर लिख रहे हैं, यानी इधर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए x को एक तरफ रखिए और बाकी न्यूमेरिक वैल्यू को एक तरफ रखिए, आपका कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 5x है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, 5x और 2x इधर पक्षांतर करके घटाएंगे तो 3x बचेगा। और ये देखिए जब इसमें गुणा होगा तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 30 में से ये 15 जाकर के घटेगा तो बराबर 15 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी 5 मिल जाएगी। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि पिता की उम्र क्या है, पिता की उम्र यानी वर्तमान एज पूछा जा रहा है। वर्तमान एज में पिता की एज क्या थी, पिता की एज पुत्र की एज की 5 गुनी थी। हमने x क्या माना था, x पुत्र का एज माना था। अब पुत्र का एज जब 5 है तो पिता का एज क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। x का वैल्यू 5 रखें तो 5 × 5 यानी 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक उत्तर है।
अगला प्रश्न पूछा गया है, नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और उन्हें 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचती है, तो उसका लाभ क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, कहा क्या जा रहा है कि नीलू जो है वो 1 रुपये में 2 नींबू खरीदती है, यानी ये कॉस्ट प्राइस की बात की जा रही है। तो एक नींबू का अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/2 रुपया हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, एक नींबू का दाम 1 रुपया 1/2 रुपया हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब सेलिंग प्राइस की जब बात करते हैं तो क्या बोला जा रहा है, 3 रुपये में 5 नींबू बेचती है। 3 रुपये में कितना नींबू बेच रही है, 5 नींबू। तो अगर सेलिंग प्राइस हम लोग निकाले एक नींबू का तो क्या हो जाएगा, 3/5 रुपया हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, हमसे क्या बोला जा रहा है कि उसका लाभ क्या होगा, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, अगर इसका मैं अनुपात निकालना चाहूँ तो सेलिंग प्राइस ये वाला था, तो 3/5 और डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये ऊपर जाकर के गुणा होगा और ये इधर जाकर के गुणा होगा, यानी कि 6/5 हो जाएगा। यानी हमारा सेलिंग प्राइस 6 रुपये है और कॉस्ट प्राइस 5 रुपया है। 5 रुपया में हमने खरीद करके 6 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ, 1 रुपये का। लाभ कितने का हुआ, 1 रुपये का। और कितने पर लाभ हुआ, तो 5 रुपये का कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस पर ही हम लोग लाभ निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर चूंकि 5 रुपये था, तो यहाँ पर नीचे मैं 5 रख देता हूँ, और चूंकि प्रतिशत में हमें पूछा गया है तो हमें 100 से गुणा कर देना होगा। अब 5 से भाग देंगे तो 20 बार में जाएगा, 20% आ जाएगा, जो कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी में बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी 20% सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या तो अंग्रेजी या दोनों लेते हैं। 50.8% हिंदी लेते हैं, 64.2% अंग्रेजी लेते हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 है तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। इसको बड़े आसानी से आप वेन डायग्राम की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली प्रतिशत में दिया गया तो डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है हिंदी और अंग्रेजी को पढ़ने वाले का प्रतिशत दिया गया, दोनों को जोड़ दीजिए। तो पहले आप देखिए 64.2 दिया गया है, फिर 50 दिया गया है, 50.8 दिया गया है। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 4 1 5 और 6 5 11, 115 ये प्रतिशत में आया। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी कक्षा में या फिर विद्यालय में जो बच्चों की संख्या, चाहे हिंदी पढ़े या फिर अंग्रेजी पढ़े, सबको मिलाकर के 100% हो सकती है। लेकिन यहाँ पर 115% आने का रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि ऐसे बच्चे जो कि अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी और यहाँ पर कौन सा विषय दिया गया, अंग्रेजी और हिंदी, ऐसे बच्चे जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों पढ़ते हैं उसको हमने 2 बार काउंट कर लिया। 2 बार कैसे, अब यहाँ पर देखिए 50.8% हिंदी पढ़ते हैं और 64.2% बच्चे जो हैं वो अंग्रेजी पढ़ते हैं। लेकिन इसमें यह भी बताया गया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों लेते हैं, यानी इसमें भी और इसमें भी ऐसे अभ्यर्थी शामिल है जो दोनों विषय पढ़ रहे होंगे। वहीं यहाँ पर 15% ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से समझिए, वहीं यहाँ पर 15% ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि टोटल बच्चे 100% ही तो हो पाएंगे, और 100 से बढ़ करके 115 हो गया, यानी ये कॉमन बच्चों को दिखाया जा रहा है। तो 15% हमें निकालना है जो दोनों पढ़ रहे होंगे। क्यों, क्योंकि हमसे यही तो पूछा गया कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं। तो 15% किसका, टोटल बच्चों की संख्या का, और कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 500 है। तो 500 का सीधे तौर पर 15% हमें निकाल देना है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 15 5 75। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित का मान क्या होगा। यहां पर देखिए सभी में आपको देखना है कि सबका बेस जो है, आधार जो है वो समान है। तो आधार समान हो और बीच में गुणा हो तो क्या होता है, घात आपस में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए यक्स एज इट इज रहने देता हूँ बेस को, और इनका सब में मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ते जाता हूँ। जैसे पहले इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB माइनस CA, यहाँ तक क्लियर। प्लस मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आधार समान है तो घात जुड़ता जाएगा। ये हो जाएगा BC माइनस AB, यहाँ तक क्लियर। प्लस, फिर मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, CA माइनस BC, यहाँ तक क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर AB प्लस में है, यहाँ पर AB माइनस में है, यहाँ पर CA माइनस में है, यहाँ पर CA प्लस में है, यहाँ पर BC प्लस में है, यहाँ पर BC माइनस में है। सब कट गया, यानी ऊपर क्या बचा, 0 बचा। और किसी भी व्यंजक पर अगर घात 0 हो तो उसका मान क्या आता है, हमेशा 1 आता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि बिना दोहराव, यानी कि रिपीटेशन आपको नहीं करना है अंकों का। कहा जा रहा है बिना दोहराव के अंक 0 1 2 3 4, यानी टोटल कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 अंक दिए गए हैं, का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यानी कितने ऐसे
नंबर बनाए जा सकते हैं जिसमें 4 अंक हो, 4 डिजिट हो। अगर मैं आपसे यहां पर एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं कि इस संख्या में ध्यान दीजिएगा, इस संख्या में टोटल कितने अंक हैं, अगर आपके मन में प्रश्न जवाब आ रहा है कि 4 अंक है तो आप गलत हैं। क्यों? किसी भी संख्या में अगर पहले 0 लग जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता। यानी इस संख्या में टोटल अंकों की संख्या की बात करें तो टोटल 3 अंक ही केवल है। लेकिन अगर यही 0 किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद, जैसे 2 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 8 आ गया, तो अब यहां पर 4 अंकों की यह संख्या मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि 0 आपका पहले पोजीशन पर नहीं आना चाहिए, इसके बाद किसी भी पोजीशन पर आ सकता है। अब मैं समझता हूं आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। यहां तक क्लियर? यानी कि इन 5 अंकों को मिला करके हमें 4 अंक की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये तो पहले क्लियर हो गया कि जो 4 अंक की हम संख्या बनाएंगे वहां पर हम 0 नहीं रख सकते, वहां पर 0 नहीं रख सकते। ये क्लियर हो गया? 0 नहीं रख सकते तो क्या क्या रख सकते हैं? 1 2 3 4, टोटल 4 तरीके से रख सकते हैं। तो 4 तरीके से हमने ये रख दिया। ठीक है, अब मान लीजिए पहले पोजीशन पर हम 0 नहीं रख सकते थे, लेकिन हमने 1 रख दिया, तो अब 1 हम आगे नहीं रख सकते। क्यों नहीं आगे रख सकते? क्योंकि बिना दोहराओ, क्योंकि हमने जो अंक रख दिया 1 पहले पोजीशन पर रख दिया, तो अब इसको आगे नहीं रख सकते, आगे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें रिपीट नहीं करना है। यानी दूसरे नंबर पर, दूसरे पोजीशन पर, ये जो सेकेंड पोजीशन है, इस पर हम लोग क्या क्या रख सकते हैं? देखिए 0 तो हमने पहले पोजीशन पर नहीं रखा था, क्योंकि 0 पहले पर रख देंगे तो वो 3 अंक की संख्या बनेगी, ना कि 4 अंक की। तो अभी हमारा 0 बचा हुआ है, अभी 0 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है और 4 बचा हुआ है। यानी टोटल 4 तरीके से हम लोग रख सकते हैं। तो यहां पर भी 4 तरीके से हम लोग रख पाएंगे। अब मान लीजिए यहां पर मैंने 0 रख दिया, तो जब 0 रख दिया तो आगे अब 0 का यूज नहीं कर पाएंगे। यानी थर्ड पोजीशन पर हमारे पास कितने अंक बचे? 1 2 3, टोटल देखिए 1 2 3, 3 अंक बचे। यानी 3 तरीके से हम यहां पर रख सकते हैं। अब मान लीजिए हमने यहां पर 2 को रख दिया, अब चौथे पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर हमारे पास कितने अंक बच रहे हैं? केवल 2 ही अंक तो बच रहे हैं। यानी 2 ही तरीके से हम यहां पर रख सकते हैं। तो 2 तरीके से हम यहां पर रख सकते हैं। अब टोटल संख्याओं का मान निकालने के लिए हमें आपस में गुणा कर देना होगा। तो 4 चौके 16, 16 तिया 48, 48 दूनी 96, यानी 96 तरीके से संख्याएं बनाई जा सकती है 4 अंकों की। जो कि देखिए ये 96 नहीं है, ये 96 इसका मान नहीं आएगा, ये 96 नहीं आएगा, ये गलत है ही। ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। 4 बच्चे हैं और कुछ वस्तुओं को बांटा जा रहा है। देखिए पहले बच्चे को कुल वस्तुओं का 1/2 मिल जाता है। पहले बच्चे को टोटल 1/2 मिल जाता है। दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिलता है। यानी दूसरा जो बच्चा होगा, पहले बच्चे का 1/2 पार्ट था, उसका 1/4 मिला हुआ है। और तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4, यानी 1/2 पहले बच्चे का था, अब इसमें 3/4 इसका भाग निकाल करके तीसरे बच्चे को मिला। तो पूछा जा रहा है कि चौथे बच्चे का अंश कितना बचा। ध्यान से समझिएगा, यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं फर्स्ट, यहां पर सेकेंड, यहां पर थर्ड और यहां पर फोर्थ, और इन सब का मिलाकर टोटल कितना यूनिट होगा? 1 ही तो होगा। अब यहां पर देखिए फर्स्ट बच्चे को 1/2 मिला हुआ है। सेकंड बच्चे को क्या बोला जा रहा है? देखिए दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिलता है। पहले बच्चे को 1/2 मिला हुआ था, अब इसका 1/4 बोला जा रहा है, तो इतना हो जाएगा। थर्ड बच्चे के लिए बोल, देखिए तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4, पहले बच्चे को 1/2 मिला था, तो प्लस करके 1/2 और इसका 3/4 मिल गया। अब हमें फोर्थ का निकालना था, तो फोर्थ को एज इट इज मैं रहने देता हूं और इसके बराबर 1 है। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए इसको सॉल्व करता हूं, ये 1 हो जाएगा बराबर 1/2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 1/8, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 दूनी 8 यानी 3/8 हो जाएगा। अब प्लस फोर्थ का हमें पार्ट निकालना है, तो यहां पर एलसीएम में 8 लेता हूं, तो ये देखिए ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 3, ठीक है, और प्लस फोर्थ यहां पर ये हो जाएगा और बराबर 1। इसको देखिए 4 1 5 और 3 8, 8 से 8 कट जाएगा, यानी कि यहां पर 1 बराबर 1 प्लस फोर्थ हो जाएगा, और ये 1 इधर आकर के माइनस कट जाएगा। यानी कि फोर्थ को क्या पोजीशन, क्या कितना अंश मिलेगा? फोर्थ के लिए तो अंश ही नहीं बच रहा ना, वो 0 हो जाएगा। फोर्थ के लिए क्या बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा है, 0 बच रहा है। तो देखिए कुल वस्तुओं का 3/4 गलत, कुल वस्तुओं का 3/8 गलत, कुल वस्तुओं का 1/4 गलत, उपयुक्त में से 1 से अधिक गलत, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, क्योंकि चौथे बच्चे के लिए कोई भी अंश नहीं बच रहा है, 0 बच रहा था। ऑप्शन नंबर ई सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात क्या होगा? मैं यहां पर मान ले रहा हूं कि वर्ग का जो भुजा है वो a है और समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है वो a है, स्मॉल में, ठीक है।
तो वर्ग का जो भुजा होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक क्लियर। और जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका √3/4 और भुजा स्क्वायर। इसका जो समबाहु त्रिभुज था उसका भुजा ए था, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया, अब हमसे ये पूछा गया कि देखिए वर्ग की भुजा ए है और समबाहु त्रिभुज की भुजा ये स्मॉल ए है, तो इसका अनुपात पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या कर देंगे हम लोग, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दोनों पक्षों का अगर हम लोग अंडर रूट ले लें तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यानी ए डिवाइडेड बाई स्मॉल ए आ जाएगा। और इसका जब अंडर रूट लेंगे तो ध्यान से समझिएगा, ये अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, यानी 3 पर घात 1/2 ऑलरेडी था, एक और अंडर रूट चढ़ गया, यानी कि 1/2 हो जाएगा, और यानी 1/4 हो जाएगा। और 1/4 का मतलब क्या हो गया, 4th मूल ऑफ 3 हो जाएगा। और नीचे देखिए यहाँ पर ये केवल एक ही अंडर रूट है, ये बाहर वाला, ये वाला अंडर रूट तो केवल 3 पर था, ये बाहर वाला है 4 के लिए, तो ये बाहर निकल जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा, देखिए 4th मूल ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, जो कि किसी भी दिए गए विकल्प में नहीं दिया गया। देखिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको देख करके कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर जब तक 4th मूल नहीं लिखा रहेगा, देखिए हमारा 4th मूल आया हुआ है तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये 4th मूल नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, माना ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर तीनों में अगर आप देखेंगे तो तीनों में त्रिभुज की बात की गई है। तो सबसे पहले इन तीनों वैल्यू को लेकर के हम लोग देख लेते हैं कि क्या इससे त्रिभुज बनना संभव है भी अथवा नहीं। त्रिभुज बनने के लिए कंडीशन ये होती है कि जो सबसे बड़ी भुजा है इसका वैल्यू जो होगा वो बाकी के दो भुजाओं के योग से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी 10 का जो वैल्यू है वो कम होना चाहिए 6 + 3 से, जबकि ये गलत है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 10 और ये 9, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये यानी इस वैल्यू से त्रिभुज संभव ही नहीं है, त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। तो देखिए पहला विकल्प क्या कहा जा रहा है कि ए बी सी त्रिभुज की भुजा है, तो ये संभव ही नहीं है, त्रिभुज की भुजा हो ही नहीं सकती। बी वाला देखिए ए बी सी समकोण त्रिभुज है, जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इस सब का तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक होने का सवाल नहीं है, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 1 में सेकंड शिफ्ट यानी फीमेल के शिफ्ट के समय मैथमेटिक्स का जो पेपर पूछा गया था उसके सभी प्रश्न पत्रों का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।